Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to talk about the habituation, conditioning and imprinting. Um, ये टॉपिक आपका एनिमल बिहेवियर से है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हैबिटुएशन से। हैबिटुएशन का मतलब होता है कि इट इज बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है। सबसे आसान तरीका जो एनिमल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं किसी चीज को लर्न करने के लिए, ठीक है। इसको मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि मान लो आपने घर पे एक पेट रखा है। जब आप नया नया पेट लेकर आते हो तो वो आपसे डरता है, आपसे घबराता है, पर जैसे जैसे उसको आपकी आदत पड़ जाती है, ठीक है, फिर उससे उसे ना आपसे डर लगना बंद हो जाता है, ठीक है। वो एक तरह की जो उसने अपने अंदर एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस जो उसने डेवलप किया है, ठीक है। बिकॉज अब उसे लग रहा है कि यार ये बंदा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, इससे मुझे कोई डर खतरा नहीं है। तो उस तरह की जो लर्निंग प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन, मतलब आदत पड़ जाना किसी चीज की, ठीक है। तो हैबिटुएशन इज द सिंपलेस्ट form of learning where an animal decreases or ceases its response to a repeated stimulus that is neither rewarding nor harmful, ठीक है। तो एनिमल जो है अपने रिस्पॉन्स को या तो बिल्कुल डिक्रीज कर देता है या तो खत्म कर देता है उस चीज पे रिस्पॉन्ड करना, जब उसे लगता है कि वो जो स्टिमुलस है ना ही मुझे कोई रिवॉर्ड दे रहा है ना ही मेरे लिए कोई खतरा पैदा कर रहा है, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है या खत्म कर देता है। तो इट इज अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्टिमुलाई। इसमें कोई एसोसिएशंस नहीं बन रहे हैं, ना ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कोई एसोसिएशन बन रहा है, तो इसलिए आपकी नॉन एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। This process allow animals to filter out unimportant environmental information, ठीक है। तो इस प्रोसेस से बेसिकली क्या होता है कि जो आपके एनिमल्स हैं वो उसे जब लगता है ना कि किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करना है, ये फालतू की चीज है, इस पे रिएक्ट करके मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मुझे किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए, किसी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए, किसी थ्रेट पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को बचाने पे फोकस करना चाहिए, तो अपनी एनर्जी को मैं उस फालतू की चीज पे लगाने से बजाय मैं किसी और चीज पे अपनी एनर्जी को लगाऊंगा, ठीक है। जैसे कि डॉग्स जो हैं, प्रायरी डॉग्स, पहले उनको ना जब एनिमल्स के फुटस्टेप्स सुनाई देते, ह्यूमंस के जब फुटस्टेप्स सुनाई देते थे ना, तो वो जाके छुप जाते थे, ठीक है। पर धीरे धीरे ना उन्होंने अपने अंदर अब जो स्पेसिफिकली प्रायरी डॉग्स जो सिटीज में रहते हैं, ठीक है, अब उनको आदत हो गई है ह्यूमंस के फुटप्रिंट्स को सुनने की, ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करने की, तो उनका आदत हो गई ह्यूमंस की, तो अब वो ना उस चीज से डरते नहीं है, ठीक है। पहले तो वो मतलब एक अलार्म कॉल्स देते थे कि छुप जाओ, ह्यूमंस आ रहे हैं, हमें खतरा हो सकता है, हमें अपने को बचाना है। बट अब वो इतने ज्यादा हैबिटुएटेड हो गए हैं कि अब उनको लगता है कि यार ये हमें कोई खतरा नहीं पहुंचाएंगे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें अपने आप की एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो अलार्म कॉल्स जो है वो उस चीज को नहीं देते हैं, ठीक है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हैबिचुएशन के? स्टिमुलस स्पेसिफिक, द रिड्यूस रिस्पॉन्स अकर्स ओनली टू रिपीटेड स्टिमुलस। समझ आ रही है? ये नहीं कि कोई नया स्टिमुलस है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिपीटेड स्टिमुलस जिसको वो बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस चीज पे वो अपना रिस्पॉन्स रिड्यूस कर देता है। कोई न्यू स्टिमुलस होगा तो वो फुल रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। इफ द स्टिमुलस इज विथहेल्ड फॉर सम टाइम, अगर सपोज कर लो मैंने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए उस स्टिमुलस को गायब कर दिया और उन्होंने काफी देर से उस चीज की ना आवाज सुनी है ना उसकी स्मेल ली है, ठीक है, मतलब ऐसा उनको कुछ नहीं आया, तो अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मैं वो स्टिमुलस वापस लेकर आती हूँ ना, तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो रिकवर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। प्रिवेंट्स वेस्टिंग एनर्जी ऑन इरिलेवेंट और नॉन थ्रेटनिंग स्टिमुलाई, ठीक है। नो रिवॉर्ड और पनिशमेंट इन्वॉल्व, मतलब अगर तुम इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है टेम्पररी भी हो सकता है और क्विक रिकवरी भी हो सकती है, और रिस्पॉन्स जो है परमानेंट भी हो सकता है, और बहुत आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के बाद भी ये रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलो, तो होता क्या है, रिपीटेड एक्सपोजर जब किसी भी चीज का होगा, ऐसे जैसे अब तुम सोच लो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अब मैं तुम्हारी एग्जांपल लेती हूँ, अब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अब तुम जिस जगह पे हो ना वहां पे बहुत क्राउड है, शोर है,
तुम्हें एक दिन पढ़ने में दिक्कत आएगी, दूसरे दिन पढ़ने में दिक्कत आएगी, तीसरे दिन पढ़ने में दिक्कत आएगी क्योंकि शोर आ रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा ना, तुम बोलोगे यार अब मुझे आदत हो गई है ना, एक आदत हो जाती है। जैसे जो लोग रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं या मतलब एयरपोर्ट्स के पास रहते हैं, तो उनको उस चीज की ना आदत पड़ जाती है कि वो आवाज तुम डेली सुनते, तो हमें आदत पड़ गई है। तो बस वही चीज है कि अब तुम उस चीज पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हो। ठीक है, इफ द स्टिमुलस कॉन्स्टेंटली बेनिग्न एंड पोसेस नो थ्रेट, कोई थ्रेट नहीं बना रहा है, तो एनिमल्स का जो इनिशियल रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स होता है धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाता है ना। तो धीरे धीरे एनिमल को या पता हो जाता है कि ये स्टिमुलस जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो तुम्हारा रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाता है ना। मतलब ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ कि जब तुम एक दिन आवाज सुनोगे यार मेरा सर दर्द हो रहा है, दूसरे दिन आवाज सुनोगे मुझे सर दर्द हो रहा है, तीसरे दिन आवाज सुनोगे मुझे सर दर्द हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद तुम कहोगे यार मुझे तो आदत हो गई है, मैं इस शोर में भी बड़े आराम से सो सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनर्जी सेव हो रही है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर रहा है, देख पा रहा है कि कोई किस चीज पे मुझे रिएक्ट करना है, किस चीज पे रिएक्ट नहीं करना है, क्या चीज मेरे एग्जैक्टली मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस चीज से मुझे फायदा हो सकता है। ठीक है, और ये चीज इन एनिमल्स के सर्वाइवल के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं स्टेबल कंडीशंस में। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं ह्यूमंस की एक्टिविटीज पे कि वो एक्टिविटीज उनको नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक प्रायरी डॉग्स एंड ह्यूमन स्टेप्स जो मैंने आपको समझाया, डक्स इन द पार्क्स, जैसे डक्स होती हैं पार्क्स में, या कोई बर्ड्स होते हैं, तो पहले पहले जब तुम उनके पास जाओगे ना वो तुम्हें देख के उड़ जाएंगी, वहां से भाग जाएंगी। पर अगर तुम उनको डेली खाना खिला रहे हो ना, उनको डेली दाना वगैरह डाल रहे हो, तो फिर वो तुम्हें पहचानेंगी, है ना। डॉग्स के साथ भी ऐसे ही होता है, तुम उनको डेली उनको खाना खिलाते हो, वो तुम्हें पहचानने लगते हैं और फिर वो खुद तुम्हारे पास आना शुरू हो जाते हैं। टर्टल्स के साथ भी ऐसे होता है। टर्टल्स, अगर तुम टर्टल्स को हाथ लगाओगे तो वो शेल के अंदर चले जाएंगे, बट अगर तुम बार बार डेली कर रहे हो तो उनको लगेगा ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, फिर वो खुद तुम्हारे पास आएंगे और अपने हेड को मतलब तुम्हारी तरफ दिखाएंगे कि हाँ नॉड करके। ठीक है, सेम अगर तुम कोई पेट वगैरह रखते हो, ठीक है, जहाँ स्क्वेयर्स पार्क में होती हैं, तो इस तरह से ही होता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड मैकेनिज्म क्या होता है? नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है। ठीक है, मतलब इसमें कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट कोई भी मतलब इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू सेंसरी अडेप्टेशन। ठीक है, सेंसरी सिस्टम जो हो सकता है सिग्नल्स ही ना भेजे आपके ब्रेन के पास। ठीक है, जैसे तुम्हें अगर कोई स्मेल आती है या कोई आवाज आती है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो स्मेल, अब तुम्हें डेली अगर वही स्मेल आती है तो आदत हो जाती है, फिर तुम्हारे सेंसरी सिस्टम कहता है कि क्या इस चीज को मुझे अडेप्ट हो चुका हूँ। ठीक है, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग, अगर सपोज करो ब्रेन तक चल गए तो ब्रेन को लगेगा फालतू की इन्फॉर्मेशन है यार, चल आगे निकल, इस पे क्या रिएक्ट करना। ठीक है, ओके। और इट कैन बी योर क्या कह सकते हैं, न्यूरल मैकेनिज्म्स भी हो सकते हैं, लाइक साइनेप्टिक डिप्रेशन। ठीक है, वेल स्टडी मैकेनिज्म है कि बार बार अगर कोई भी चीज रिपीटेड आपको कोई स्टिमुलस या कुछ भी आपको बार बार सुनाई देता है, दिखाई देता है, जिसकी स्मेल आती है, तो आपके जो साइनेप्टिक कनेक्शंस है ना न्यूरॉन्स के बीच में, उनकी एफिकेसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ना, उनका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो कनेक्शंस होते हैं विद इन द न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जो इन स्टिमुलस को प्रोसेस करते हैं वो लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जो है एरिक कैंडल ने स्टडी की थी सी स्लग्स में एप्लेशिया के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने देखा था कि जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज हो गई थी जब बार बार वो सेंसरी न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन हो रही थी, तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन डिक्रीज होगी, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज, ग्लूटामेट का रिलीज जो था वो रिड्यूस हो गया था, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो लेस रिप्रेसिव हो गए थे, जिसकी वजह से उनका जो गिल विड्रॉल रिफ्लेक्स था वो धीरे धीरे वीक हो गया था। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि आपने टर्टल्स का मैंने बताया, ठीक है, पिजन्स का बताया, जैसे ह्यूमंस भी जो है उनको भी आदत पड़ जाती है आवाज की, स्मेल्स की। ठीक है, और धीरे धीरे वो उस चीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देन कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे, जैसे कि एरिक कैंडल ने एप्लेशिया के ऊपर किया था। ठीक है, और
ये भी बताया गया था कि हैबिटेशन अकर्स ड्यू टू साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड कॉर्नस्की एंड पेवलॉस का जो वर्क था, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग और हैबिट्यूट्स के बीच में डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है। आज अब कंडीशनिंग के ऊपर। कंडीशनिंग एक तरह के एसोसिएटिव लर्निंग है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और अपने बिहेवियर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। दो तरह के क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं, बिकॉज इसको इवान पेवलोव ने दिया था, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि डॉग्स जो है नेचुरली सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डॉग्स जो है सेलिब्रेट करते हैं जब उनको फूड जो है प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड अनकंडीशनल स्टिमुलस। मतलब ऑटोमेटिकली नेचुरल रिस्पॉन्स जो आपको देखने को मिलता है, कोई लर्निंग नहीं की है, कुछ नहीं किया है, उनके सामने खाना आएगा तो वो सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। बट अब देखो क्या होता है कि अब तुमने घर पे मान लो एक डॉग रखा है, तुम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उसके सामने खाना प्रेजेंट कर रहे हो और बेल बजा रहे हो, ठीक है। तुमने एक दिन ऐसे किया, 2 दिन ऐसा किया, 3 दिन ऐसा किया, तुमने खाना दिया और बेल बजाई, खाना दिया बेल बजाई, खाना दिया बेल बजाई। अब तुम जब भी बेल बजाओगे ना तो उस डॉग को लगेगा कि तुम उसको खाना प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो वो सेलिब्रेट करना शुरू करेगा, उसके माउथ से सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसको खाना मिलने वाला है और वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। समझ आ रही है बात? मतलब वो कुछ सीख रहा है, तुम उसको कुछ सिखा रहे हो, वो इन्वायरमेंट और अपने बिहेवियर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ना, जब हम डॉग्स वगैरह को ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हें उठना है, तुम्हें बैठना है, तुम उठोगे तो तुम्हें ट्रीट मिलेगी, तुम ये करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो इट इज काइंड ऑफ कंडीशनल, मतलब योर क्लासिकल कंडीशनिंग कंडीशंस हैं। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस होते हैं जो ऑटोमेटिकली, मतलब नेचुरल ट्रिगर करता है किसी रिस्पॉन्स को विदाउट एनी लर्निंग। जैसे कि डॉग को फूड देखते ही उसको सेलिब्रेट हो जाता है। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है मतलब कि जो अपने आप ट्रिगर होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस पे, कि डॉग सेलिब्रेटिंग इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फूड, है ना। हमें भी तो खाना देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, है ना। जिस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कोई किसी ने सिखाया नहीं है हमें ये, है ना, अपने आप होता है, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस के मतलब कि एक ऐसा स्टिमुलस जो कि स्टार्टिंग में कोई रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करेगा। अगर तुम स्टार्टिंग में साउंड ऑफ अ बेल करोगे तो वो क्यों ट्रिगर होगा? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि साउंड ऑफ बेल से आप क्या उसको समझाने की कोशिश करो, उसके लिए तुम्हें उसे सिखाना पड़ेगा, है ना। सो फिर आएगा कंडीशनल स्टिमुलस, कि तुम क्या करोगे कि बार बार वो बेल को बजाओगे और उसके सामने खाने को लेकर जाओगे, ठीक है, जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस था। बेल बजाओगे और खाने को लेकर जाओगे और उसके अंदर वो रिस्पॉन्स को ट्रिगर करोगे, ठीक है। अब उसने वो रिस्पॉन्स को लर्न कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। जब भी बेल बजेगी तो उसको लगेगा कि तुम उसको खाना प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और बेल बजते ही वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक अनकॉन्शियस लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। इसको पेवलोनियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं, वेयर न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विथ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस, है ना। न्यूट्रल स्टिमुलस किसके साथ एसोसिएट हो गया? नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है। लीडिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस टू एलिसिट द सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम। जब भी उसको लगेगा कि मुझे बेल बज रही है तो वो सेम रिस्पॉन्ड हर टाइम देगा, वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज उसे लगेगा कि मुझे अब खाना मिलने वाला है, ठीक है। सो होता क्या, देखो इसमें कुछ कुछ की प्रोसेसेस है, लाइक एक्सटिंक्शन व्हेन द कंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड रिपीटेडली विदाउट द अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगर तुम सिर्फ बेल बजा रहे हो और उसके सामने खाना नहीं लेकर जा रहे हो तो धीरे धीरे जो उसका रिस्पॉन्स है वो वीक होने शुरू होगा। उसको लगेगा फालतू में बेल बजाया जा रहा है, ये दे तो मुझे कुछ रहा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन अगर कंडीशन स्टिमुलस अगेन दोबारा उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो उसका जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो रीअपियर भी हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है? टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई उसके जो सिमिलर भी होगा। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे को एक व्हाइट रैट से डराते हो, ठीक है, छोटा बच्चा है, आप उसको किसी व्हाइट रैट से डराते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको हर व्हाइट चीज से डर लगना स्टार्ट हो जाएगा,
क्योंकि दिमाग में उसके डर बैठ गया ना कि ये व्हाइट रैट है और ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो दैट इज जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जिसमें वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि ये एक्चुअल है और ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, ओके। सो म्यूजिक एंड इमोशंस, जैसे कि आप कोई म्यूजिक प्ले करते हो, आपको किसी की याद आ जाती है, फिर आप उनकी ख्वाबों में खो जाते हो, है ना, तो एक फीलिंग डेवलप होती है किसी की परफ्यूम की स्मेल से। ठीक है, आपके अंदर वो मेमोरी डेवलप हो जाती है खाने से। ठीक है, इफ यू बिकम वायलेंटली इल, आप बीमार हो जाते हो पिज्जा खाने के बाद, तो आपको लगता है यार पिज्जा खाने से मैं बीमार हो गया और मैं जिंदगी में पिज्जा नहीं खाऊंगा। तो ये सब किसी चीज का फोबिया डेवलप हो जाना। ठीक है, जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है कि एडवर्टाइजमेंट के साथ किसी प्रोडक्ट्स को पेयर करो ताकि वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, जैसे आप सेलिब्रिटीज की फोटो लगा देते हैं, भाई सेलिब्रिटी कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है, तो किसी एक फीलिंग को डेवलप हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा सा बिकता है ना। सो एक लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था, वॉटसन एंड रेनर ने किया था। ठीक है, इसमें क्या था, एक 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट था। ठीक है, उसको एक व्हाइट रैट से जो था वो डराया जा रहा था, और मतलब उसके साथ एक नॉइज प्रोड्यूस की जाती थी, लाउड स्टार्टलिंग नॉइज प्रोड्यूस की जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस बच्चे के अंदर एक जर्नलाइज्ड फियर डेवलप हो गया, अभी पता है ना जर्नलाइज्ड फियर, वो डेवलप हो गया। तो उसको किसी भी व्हाइट, जैसे वो रैबिट को देखता था, सेंटा क्लॉज के मास्क को देखता था, उसके अंदर वो इमोशनल रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता था और उसको डर लगने शुरू हो जाता था। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में तो उसको कोई डर नहीं लगता था। फिर हमने क्या किया, उसके साथ एक आवाज प्रोड्यूस कर दी, कंडीशनिंग रख दी। ठीक है, बार बार जब वो सेम आवाज आने लगी और व्हाइट रेट उसके सामने आने लगा ना, तो उसको डर लगा और वो रोने शुरू हो गया। ठीक है, और फिर वो किसी भी चीज को देखता था ना, व्हाइट चीज को, उसको डर लगने शुरू हो जाता था, व्हाइट फरी ऑब्जेक्ट्स को देखता था, उसको डर लगने शुरू होता, इवन फर कोट को देख के। ठीक है, और इतना ज्यादा वो बच्चा डर गया कि उसकी मदर को उसकी स्टडीज पे छुड़वानी पड़ी थी। ठीक है, इट इज अ रियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है एक, ठीक है, और एक है फेयर जनरलाइजेशन, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी, स्टडी ऑफ क्लासिकल की किस तरह से, प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि आपका रैट था, दैट कैन बी एसोसिएटेड विद दैट लाउड नॉइस, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ हमने उसको एसोसिएट किया, और उसके अंदर कंडीशनड फेयर रिस्पॉन्स जो था वो डेवलप हुआ। बट ये रिस्पॉन्स कैसा था, जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स था कि उसको हर चीज से डर लगने स्टार्ट हो गया। देन है गेरेशिया इफेक्ट। ठीक है, अब गेरेशिया इफेक्ट को मैं समझाती हूँ कैसे था, इसको कंडीशन स्टेट अवर्शन भी बोलते हैं। अब मान लो तुम लोगों ने एक दिन खाई पाव भाजी। ठीक है, अब मेरा पाव भाजी खाने का दिल था, इसलिए मैं पाव भाजी की एग्जांपल ले रही हूँ। चलो, तुमने एक दिन खाई पाव भाजी, ठीक है, पाव भाजी खा के ना तुम अगले दिन हो जाते हो बीमार। ठीक है, तुम बीमार हो गए हो। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं बीमार हुआ हूँ पाव भाजी खाने की वजह से। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बीमार हुआ हूँ पाव भाजी खाने की वजह से। अब तुम सोच रहे हो यार मैं बड़ा ज्यादा बीमार हो गया हूँ, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा पेट खराब हो गया, मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं। तुम जिंदगी में कभी पाव भाजी नहीं खाओगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम पाव भाजी की वजह से बीमार हुए हो। बेशक तुम उसकी वजह से बीमार नहीं हुए हो, कोई और रीजन हो सकता है, बट तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उसकी वजह से बीमार हुए हो। तो एक वहम बैठ गया है, और वहम का वैसे भी कोई इलाज नहीं होता है, नहीं होता है ना इलाज, तो तुम्हारे दिमाग में वहम बैठ गया है। ठीक है, सो तुम जिंदगी में, तुम्हारे सामने कितनी भी टेस्टी पाव भाजी क्यों ना आ जाएगी, तुम जिंदगी में कभी नहीं खाओगे, बिकॉज तुम्हें लगेगा कि मैं जैसे ही ये खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ठीक है, सो यही गरेशिया का इफेक्ट था, जॉन गरेशिया ने किया था रैट्स के साथ। उन्होंने उसको उसने कहा कि जब भी किसी एनिमल्स या पर्सन को किसी भी टेस्ट, किसी भी ड्रिंक या फूड के खिलाफ एक गंदा टेस्ट डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो बीमार हो जाता है, बेशक वो बीमारी उस फूड की वजह से नहीं हुई है, तो वो जिंदगी में भी वो टेस्ट को दोबारा से उसको को या फूड को, ड्रिंक को कभी भी कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था 1966 में। ठीक है, अपने कुलीग रोबर्ट कोइलिंग के साथ में रैट्स के ऊपर किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, बेसिकली उसने रैट्स को स्वीटेंड वाटर जो था वो दिया था।
ठीक है, और उसके बाद उनको सिक किया था, बीमार किया था विद द हेल्प ऑफ सम रेडिएशंस। और रैट्स जो थे वो बीमार हो गए थे आफ्टर ड्रिंकिंग दैट स्वीट वाटर, और वो बीमार बेसिकली किसकी वजह से, रेडिएशंस की वजह से हुए थे। उसने देखा कि दोबारा से जब मैं रैट्स को वही पानी ऑफर कर रहा हूँ तो रैट्स जो है उस पानी को पीने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो उसने देखा कि रैट्स डिड नॉट डेवलप अ सिमिलर एवर्शन टू अदर सेंसरी स्टिमुलाई। उसने देखा कि बाकियों के साथ उसको लाइट या साउंड के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ, उसको सिर्फ क्या हुआ कि मैं इसकी वजह से बीमार हुआ था। ठीक है, तो वो एक सर्टेन स्टिमुलाई थी जैसे टेस्ट, ठीक है, तो उसके साथ वो बीमार हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट ऑन कंडीशनिंग। दे शोड सर्टेन स्टिमुलाई आर मोर इजिली एसोसिएटेड विद इलनेस देन अदर्स। ठीक है, अब तुम्हें पता ना कि तुम हो सकता है कि किसी और चीज की वजह से बीमार हो, बट हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हम लोग खाने की वजह से बीमार हुए हैं, इस पानी की वजह से बीमार हुए हैं, है ना, बाकी चीजों तो नहीं हुए। तो कुछ स्टिमुलाइज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा इलनेस का जो है ज्यादा एसोसिएशन रहता है, तो हमें लगता है कि भाई इस चीज को हमें अवॉइड करना ही बेटर है। ठीक है, बाकी चीज के लिए उसने ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं किया था रैट्स ने, साउंड के लिए, लाइट के लिए, कोई उसको लगा कि इसकी वजह से तो मैं बीमार हुआ ही नहीं हूँ, बट एक्चुअली में बीमार वो किसकी वजह से हुए थे, रेडिएशन की वजह से हुए थे। ठीक है, देन आते हैं इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको किया था बेसिकली, इसको हम कहते हैं स्किनरियन कंडीशनिंग। ठीक है, इसको एक्सपैंड किया था बीएफ स्किनर ने, पर डेवलप किया था एडवर्ड थॉर्नडिके ने, और अपना लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। ठीक है, इसमें क्या था कि बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर रिपीटेड। मतलब कि क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बोलती हूँ कि तुम लोग अगर क्लास में अच्छे से पढ़ाई करके आओगे तो मैं तुम्हें डेली एक रिवॉर्ड दूंगी। क्या बोलती हूँ, अगर तुम क्लास में अच्छे से पढ़ाई करके आओगे तो मैं तुम्हें डेली एक रिवॉर्ड दूंगी। ठीक है, अब छोटे बच्चों को तो वैसे भी लालच होता है कि चॉकलेट मिल जाएगा, टॉफी मिल जाएगी, तो वो क्या करेंगे, डेली अपना काम करके आएंगे, होमवर्क करके आएंगे, है ना। बट अगर मैं क्या करूंगी, अगर मैं उस चीज के पनिश करूंगी, है ना, कि अगर तुमने मिस्टेक की है तो तुम्हें कोई टॉयज नहीं मिलेंगे, कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा, तुमने वो मिस्टेक की है ना तो तुम्हें डांट पड़ रही है। ठीक है, तो वो दोबारा से वो चीज को रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो रिवॉर्ड मिलने में वो चीजें रिपीट करते हैं और पनिशमेंट मिलने में वो चीजें को रिपीट नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जहां पे वॉलेंट्री बिहेवियर्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आई थिंक यूजिंग री ताकि हम उस कॉन्सिक्वेंसेस को इंक्रीज करें, या पनिशमेंट ताकि हम उनके बिहेवियर को, वो कॉन्सिक्वेंसेस को डिक्रीज करें। जैसे कि हम पेट को ट्रेनिंग देते हैं कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अगर तुम बैठोगे तो तुम्हें ट्रीट मिलेगी। हमारे पेट्स ऐसे होते हैं ना, स्वीट से। तो दिस इज कॉल्ड री इन्फोर्समेंट, जहां पे हम उनको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से उनकी मतलब आदतें बदलती हैं, वो उस चीज पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमें कुछ ट्रीट मिलने वाली है। देन हैबिट चेंज, तो अगर पर्सन वांट्स टू रिड्यूस स्नैकिंग, ठीक है, तो वो खुद को रिवॉर्ड कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसा स्नैकिंग को मतलब रिड्यूस करूंगा तो मैं तुम्हें अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दूंगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वो खुद में अंदर एक पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट डेवलप कर रहा है। जैसे कि कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है और उसको शाबाशी मिलती है, उसको अप्राइजल्स मिलते हैं, बोनस मिलता है, तो वो क्या करेगा, अगले टाइम भी डेडलाइन से पहले ही अपना काम खत्म करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो 4 टाइप्स के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, मतलब कि एक डिजायरेबल स्टिमुलस हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर बिहेवियर, ताकि हम वो बिहेवियर बार बार हो। ठीक है, दैट रैट अगर लेवर को प्रेस करेगा, ठीक है, तो उसे एक फूड पैलेट मिलेगा, तो बार बार लेवर को प्रेस करेगा ताकि उसको एक फूड पैलेट मिले, है ना। वही बात होगी कि अगर जो भी मैंने बोला है ना कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, तो तुम बार बार वो काम रिपीट करोगे। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, अनडिजायर्ड स्टिमुलस इज एडेड आफ्टर बिहेवियर टू मेक द बिहेवियर लेस लाइकली टू अकर अगेन। जैसे कि अगर तुम किसी चीज, गर्म चीज को हाथ लगाते हो, छोटा बच्चा है ना, किसी गर्म चीज को हाथ लगा देता है, ठीक है, तो उसका हाथ जो जल जाता है, तो कभी भी दोबारा ना वो जाके उस चीज को हाथ नहीं लगाएगा। तो एक पॉजिटिव पनिशमेंट, तुमने पनिश नहीं किया बट उसने खुद सीख लिया कि इसको टच नहीं करना वरना मेरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, देन नेगेटिव इन्फोर्समेंट, कि अगर तुम किसी स्टिमुलस को रिमूव कर देते हो या अवॉइड करते हो ताकि उस बिहेवियर को इंक्रीज कर सको। ठीक है,
जैसे कि आपको सर दर्द हो रही है तो तुम एस्पिरिन ले लेते हो, ठीक है, ताकि तुम्हें सर दर्द ना हो। तो अगर तुम्हें कभी भी सर दर्द होगे तो तुम हर बार एस्पिरिन लेना स्टार्ट कर दोगे, है ना? तो नेगेटिव पनिशमेंट होती है कि अगर कोई गलत काम करता है तो तुम उसको सबक सिखाना चाहते हो तो तुम उसे पनिश करते हो, कि छोटे बच्चे को अपने रूम में भेज दोगे क्योंकि तुमने शरारतें की है और तुम्हें कोई टॉयज नहीं मिलेंगे, कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम ये पनिशमेंट है तुम्हारी, है ना? तो वो दोबारा से मिसबिहेव नहीं करेगा फ्यूचर में, ठीक है? तो पॉजिटिव हो गया जो अपने आप सीखा जा रहा है, ठीक है, और नेगेटिव हो गया जो सिखाया जा रहा है या कुछ डेवलप करवाया जा रहा है, ठीक है। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग schedule of reinforcement is the rule that determines when a behavior will be reinforced either continuously या intermittently, ठीक है। दो तरह के reinforcement हो सकते हैं, continuous या partial। continuous होते हैं कि हर रिस्पॉन्ड पे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, बट partial होते हैं कि कि बीच बीच में तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है चार तरह के, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवेंट। फिक्स्ड रेशियो होता है कि स्पेसिफिक सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इज रिक्वायर्ड बिफोर ए रीइंफोर्सन इज डिलीवर्ड। मतलब कि अगर मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम्हें बोला जा रहा है तुम 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करो। अगर तुम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हो तो उस फिक्स्ड रेशियो के बाद तुम्हें एक रिवॉर्ड जो है, बोनस जो है मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल रेशियो क्या है? तुक्का तुक्का है कि पता नहीं कब आ जाएगा, वो वेरी करेगा, अनप्रिडिक्टेबल है। कि तुम एक गैम्बलर है, वो मशीन को बार बार स्लॉट किए जा रहा है, उसको नहीं पता उसका जैकपॉट कब लग जाएगा, तुक्का चल रहा है बस, ठीक है। देन फिक्स्ड इंटरवल कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो है तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब कैसे, मतलब तुम अपना रिस्पॉन्ड जो है वो दिखाना शुरू करते हो आफ्टर फिक्स टाइम। अब तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, 10-15 दिन रह गए हैं, अब तो तैयारी जोरों शोरों से चल रही। पिछले 2 महीने से बड़ी लट्टर मस्ती चल रही थी, चलो पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। अब एग्जाम आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम्हारी मेहनत इतनी दिन चुगनी रात दुगनी हो गई है कि बस अब तो मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा, रात को नींद भी नहीं आएगी, है ना? तो मतलब कि तुम्हारा रिस्पॉन्ड जो है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ अमाउंट टाइम के बाद जो है वो डिलीवर होगा, है ना? अब दिमाग की बत्ती चलेगी। चलो, वेरिएबल इंटरवल होता है कि रेनफोर्समेंट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल के बाद डिलीवर होगी। मतलब तुमने क्या किया है, इंटरव्यू देकर आए हो, अब तुम्हें पता नहीं है यार मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, तुम बार बार अपने ईमेल चेक किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, पता नहीं कब जो है मेरा मैसेज आएगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि कब किस टाइम पे तुम्हारा मैसेज आएगा। तो इट इज वेरिएबल इंटरवल, ठीक है, ओके। तो इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या थे? थॉर्निके का पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट था जिसमें कैट्स ने खुद मतलब लर्न किया था हाउ टू एस्केप बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट था, रैट बार लीवर को प्रेस कर रहे थे फॉर फूड और टू अवॉइड शॉक। पिजन एक्सपेरिमेंट, पिजन्स को ट्रेन किया जाता टू पेक कीज इन पैटर्न, ठीक है। देन आ जा इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग में क्या होता है भाई? इम्प्रिंटिंग एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग है कि जो तुम लोग अपने आगे पीछे लोगों से सीखते हो, अपने मम्मा पापा से सीखते हो, अपने भाई बहन से सीखते हो, वो लर्निंग को हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग, ठीक है। तो इन विच यंग एनिमल फॉर्म्स एन अटैचमेंट और रिकॉग्नाइजेशन बॉन्ड टू अनदर ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड सून आफ्टर द बर्थ और हैचिंग, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार अगर कुछ याद कर लिए तो इतनी आसानी से तुम भूल नहीं जाओगे, है ना? अपनी मम्मा पापा को अगर तुम जानते हो, तुम्हारे सामने 10 साल भी नहीं होंगे वो, तो तुम उनको भूल नहीं जाओगे ना। अगर तुम फॉरेन अब्रॉड पढ़ने गए हो कि 10 साल के बाद अपने मम्मा पापा को भूल जाओगे? नहीं भूल पाओगे। अपने भाई बहन को भूल जाओगे? फ्रेंड्स को भूल जाओगे? नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके लिए किसी री या कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो इसको क्या था, कोनार्ड लॉरेंस ने किया था, जिसको फादर ऑफ इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। इनका एक फेमस लॉरेंस गूज एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, गूज एग्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक एग जो है नॉर्मली हैच किए और अपनी मदर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे एग्स को इन्होंने इंक्यूबेटर में हैच करवाया और उन एग्स ने जब हैच हुए तो उन गीस ने सबसे पहले किसको देखा, लॉरेंस को देखा, और वो लॉरेंस को ही फॉलो करने शुरू हो गए क्योंकि उनको लगा वही मेरी मदर है, ठीक है। तो प्रूव दैट गूजलिंग इम्प्रिंट्स ऑन द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दिस सेड ड्यूरिंग देयर सेंसिटिव पीरियड। तो मतलब सबसे पहले उनको जो मूविंग ऑब्जेक्ट दिखा वो लॉरेंस दिखा और लगा कि वही मेरी माँ है। तो ऐसे ही होता है ना कि तुम किसी एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो तुम उसको पालते हो, खिलाते पिलाते हो, तो उसको लगेगा तुम ही उसके मदर फादर हो, है ना? रियलिटी में चाहे कोई और होगा,
बट तुमने उसकी केयर की है। और वो छोटा बच्चा क्या जानता है, उसको तो बस जो उसको प्यार करेगा, उसके ध्यान रखेगा, वही उसका मदर फादर है, राइट। तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, जो मतलब ड्यूरिंग मतलब बहुत कम टाइम पे होता है, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट स्टेज के मतलब बर्थ के बाद बिल्कुल वाला, ठीक है। तो अगर वो क्रिटिकल पीरियड को मिस हो गया तो इम्प्रिंटिंग में नॉट अकर प्रॉपरली, ठीक है। इम्प्रिंटिंग अगर एक बार हो जाती है तो वो परमानेंट होती है, उसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए किसी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं, किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती। ये रैपिडली होती है और फर्स्ट एक्सपोजर में हो जाती है, ठीक है। और लेटर लेटर आपका सोशल बिहेवियर, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। टाइप्स क्या है, फिलियल इम्प्रिंटिंग, मतलब यहाँ पे यंग वंस जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड डेवलप करते हैं, फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं और उसी को अपना मदर या फादर जो है वो मानते हैं, जैसे कि डकलिंग्स और गूसलिंग्स के केस में होता है। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, जैसे यंग वंस जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स के डिजायरेबल मेट के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो अपने क्रिटिकल पीरियड के टाइम पे जो है लर्न करते हैं, और वो उनके फ्यूचर मेट चॉइसेस पे जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि ज़ेब्रा फिंचेस लर्निंग द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स टू फाइंड द सिमिलर सुटेबल पैटर्न्स, है ना। तो वही कहते हैं ना, मतलब इसमें मैं तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग क्या होता है, जो तुम देख रहे हो कि हाँ एक मेटिंग पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बिठा लेते हो और फ्यूचर में तुम ऐसे ही मेटिंग पैटर्न को ढूंढने में लग जाते हो, ठीक है। लिम्बिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि डीप सीटेड मेमोरी जो है उसका बन जाना, उस बिलीफ्स का तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना, क्योंकि तुमने जो देखा होगा बचपन से कि ऐसा होता है, ठीक है। तुम्हें इनकी वर्शिप करनी चाहिए, तुम्हें ऐसे फास्टिंग करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों से ऐसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो बिहेवियर है, वो किसकी वजह से है, जो तुमने इतनी देर से सीखा है बचपन से लेकर, जो जिस चीज पे तुम बिलीव करते हो, जिस चीज को तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें सिखाया है, तुम उनको देखते देखते बड़े हुए हो, वैसे ही तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। और इसका ग्रेड किस पे, मतलब इसका किसकी वजह से होता है, पेरेंटल केयर की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद ऑडिटरी इम्प्रिंटिंग, यहाँ पे जैसे यंग बर्ड्स जो हैं वो अपने मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं, स्पेसिफिक सॉन्ग्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन कम्युनिकेशन। जीनोम इम्प्रिंटिंग में क्या आ जाएगा, जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होंगे, ना कि बिहेवियरल लर्निंग, ठीक है। तो वो तो आपको मदर फादर से इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। वेस्टर्न मार्क इफेक्ट क्या होता है, ये एक रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जैसे आपके भाई बहन होते हैं, ठीक है, क्लोज कॉन्टेक्ट में जो होते हैं, लाइक योर सिबलिंग्स, तो उससे आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं हो पाती है। क्यों? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, ठीक है। हैबिटेट इम्प्रिंटिंग क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो हैं इम्प्रिंट ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे वो पैदा हुए होते हैं। मान लो तुम पैदा इंडिया में हुए हो और आज फॉरेन अब्रॉड में जाकर रह रहे हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में होगा कि एक बार अपने घर जाकर जरूर देख लूं, है ना। तो वो मतलब अपने घर में कभी ना कभी लौट कर वापस आते हैं। तो एनिमल्स के अंदर भी होता है कि चाहे बॉर्न कहीं और हुए हैं, रह कहीं और रहे हैं, बट वो ब्रीडिंग के लिए वापस से अपने ग्राउंड में वापस आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सैल्मोन्स वगैरह के केसेस में पढ़ा था, ठीक है, एफिड्रेमस वगैरह हमने पढ़े थे ना, बस, ठीक है। सो एप्लीकेशंस कंजर्वेशन बायोलॉजी, ठीक है, हम इंडेंजर्ड स्पीशीज को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर को समझने के लिए कर सकते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and you search and share.